बजट हमेशा ये देखा गया कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, एक आम जनमानस का किस तरह से फायदा होगा इसके अंदर से, भले वो युवाओं की बात की गई, भले वो महिलाओं की बात की गई, भले वो किसानों की बात की गई, सबके लिए जो सबका साथ सबका विकास की बात की गई है, ये मुझे लगता है इस बजट को दर्शाता है। कि भाजपा इस तरह से आवाम पे एहसान करती है, एक तरफ आंख फोड़ देती है, दूसरी तरफ चश्मा दान करती है। भारत ने आज वो इनको मैंडेट नहीं दिया था कि ये सरकार बना सके। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस जो एनडीए है, आज जिस तरह से चल रहा है, बिल्कुल ये बजट कुर्सी बचाओ बजट अगर हम इसे कहें तो कहीं कम ना होगा। ये जो बजट है, ये जो जितने भी बजट रहे हैं, ये एंटी पीपल बजट हैं। वोट जो है वो जो वोट शेयर है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसमें जो है वो पोलराइजेशन है, खतरनाक किस्म की पोलराइजेशन। बजट के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि ये बजट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं। अगर कुछ हमारे साथी बैठे हैं और जो आवाज़ उठाते हैं वो सेंटर तक पहुँचनी चाहिए कि कम से कम हमारे नौजवानों का हाल देख लीजिए। यहाँ हाल फिर एक बार दोबारा मिलिटेंसी का जो दौर है वो दोबारा वापस आने के चक्कर में है। नमस्कार, एक नया दिन और संवाद का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम संवाद के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि सब सच बेहिचक दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। हम सब जानते हैं कि इससे पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन जिस तरह मोदी 3.0 सरकार ने पद ग्रहण किया है और उसके बाद संपूर्ण बजट पेश किया गया है, कुल मिलाकर ये बजट माना जा रहा है कि विकसित भारत की दिशा में, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दर्शाता ये बजट है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर प्रहार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विभिन्न राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है और कुछ राज्यों पर मेहरबानी दिखाई गई है या फिर कोलिशन पार्टनर्स को खुश करने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर ये कैसा बजट है और क्या जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आकांक्षाएं और जो एस्पिरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों की है उसको एड्रेस करने का प्रयास क्या किया जा चुका है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री अभिजीत जसरोटिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता। इनके अब बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं मैडम नम्रता शर्मा जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री बशीर अहमद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रोविजनल सेक्रेटरी। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री राजेंद्र सिंह मनहास साहब, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी सचिव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, बजट की अगर बात करें और तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से देखी जा रही है, वॉकआउट भी देखा जा रहा है, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत विवेक जी, और आपके इस नए कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर दर्शकों से कहूँ तो विवेक जी कैसी बुलंद आवाज़ है जिन्हें पिछले 10-15 साल से सुन रहे हैं, तो मैक्सिमम ये चाहूँगा जितनी सपोर्ट हो सके ज़रूर करें। सबसे पहली बात तो ये रही क्योंकि आजकल टाइम ही ये है सपोर्ट का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बजट की, जहां तक बात आती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पिछले भी 2 बजट उठाकर देखेंगे तो कभी भी बजट को इस दृष्टि से पेश नहीं किया गया कि चुनाव है तो कैसा बजट होगा, चुनाव नहीं है तो कैसा बजट होगा। बजट हमेशा ये देखा गया कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, एक आम जनमानस का किस तरह से फायदा होगा इसके अंदर से, भले वो युवाओं की बात की गई, भले वो महिलाओं की बात की गई, भले वो किसानों की बात की गई, सबके लिए जो सबका साथ सबका विकास की बात की गई है, ये मुझे लगता है इस बजट को दर्शाता है। और ये बजट की सफलता ही है कि जो अब आप तीसरे कार्यकाल में जब मोदी 3.0 में जो सरकार, तीसरी बार जो सरकार बनी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधरती गई है। और किस तरह से जब 2014 में हमने सरकार की भागडोर संभाली थी, उस समय पूरी की पूरी दुनिया ग्रोथ पर थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत जो है वो डी ग्रोथ पर था। एक बड़ा विडंबना समझिए उस कार्यकाल की, क्योंकि जो कार्यकाल यूपीए 1 और यूपीए 2 का रहा, जिससे लोगों ने ऊब कर और जिसमें इतना एक ऐसा काम देखा जिसके अंदर लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत में लाया, और हम भी लोगों की सभी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरे उतरे, जिसको करते हुए उसके फलस्वरूप आप देखें 2014 से 2019 और 2019 के बाद 2024 में आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ा सफल बजट पेश करने में कामयाब हुई है, जिसके कारण अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया है। जीडीपी अगर मैं आपसे बात करूं तो 7 से 8% की ग्रोथ है, और बड़े कम ही देश होंगे पूरी दुनिया के अंदर जिनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, वरना यूके, यूएसए इस समय देखें, या जापानीज अगर आप इकोनॉमी देखें तो 1 to 2%, कोई 3 to 4%
3%, इससे ऊपर किसी की इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में जो रिसेशन टाइप चल रहा है, कहीं वर्ल्ड वार चल रही है, कहीं कुछ कहीं जो वॉर्स चल रही हैं 2-3, इसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है चरमराई हुई है। लेकिन मैं इसमें सराहना करना चाहता हूं मैडम निर्मला सीतारमण जी की और हमारी केंद्रीय सरकार की, कि इन चीज़ों के बावजूद भी काफ़ी हद तक हर चीज़ को कंट्रोल किया गया है और भारत जो है वो विकसित हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, हम लोग उसकी तरफ रोज के रोज जो है प्रतिदिन अग्रसर हो रहे हैं। अभिजीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है। नम्रता मैम, आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुल मिलाकर इस बजट को कांग्रेस किस नज़र से देखती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार पूरे भारतवर्ष में देश विरोधी प्रोटेस्ट निकल के सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि कुछ राज्यों को ही इसमें दिया जा रहा है और बाकी राज्यों के साथ भेदभाव की नीति खेली जा रही है। क्या कहें? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जो आज आपने नया अपना एक दौर शुरू किया है। एक बहुत अच्छा स्टूडियो यहाँ हमें देखने को मिला और जिस तरह से आप पिछले इतने वर्षों से एक पत्रकारिता भी एक सेवा है देते आए हैं, इसको आगे बढ़ाया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से जम्मू की आवाज़ को आप बुलंद करते रहेंगे आगे भी। देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगी कि भाजपा इस तरह से आवाम पे एहसान करती है, एक तरफ आंख फोड़ देती है, दूसरी तरफ चश्मा दान करती है। देखिए, अब हम जब कोई भी अपना बजट पेश करते हैं, चाहे वो इंटरम बजट हो या बजट हो, हमने देखा कि सरकार के कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे कोई सरकार काम करती है और उस पर कारकर्दगी को हम सराहते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। वो होती है पहली बात है कि इस युवा के लिए इस सरकार क्या करती है। दूसरा होता है कि हम अपनी हेल्थ सेक्टर को कैसे प्रमोट करते हैं, कृषि को कैसे प्रमोट करते हैं, किसानों को कैसे प्रमोट करते हैं। चौथा जो हम देखते हैं कि बिजनेस सेक्टर में भी किस तरह से हम उसको लेके आएंगे। हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों में जो बजट में कटौती की गई है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय सरकार कितनी ज़्यादा लोगों के हित के लिए काम करना चाहती है। हालांकि जो एलोकेशंस पहले भी की जाती थी वो उतना ज़्यादा सिर्फ बजट को दिखाया जाता था, उसको किस तरह से धरातल पे उतारा जाए इसके लिए कोई काम नहीं किया गया। पूरा जो पैसा दिया जाता था आवंटन उससे भी कम होता था, इस्तेमाल उससे भी कम किया गया है इन सब सेक्टर्स में। हेल्थ के साथ मजाक किया गया। हम कोविड के बाद देख रहे थे कि डॉक्टर्स, जो हमारा बाकी स्टाफ था, नर्सिस थी, चाहे ओटी स्टाफ था, ये सब में कमी थी। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कोई चर्चा नहीं है। कृषि में हम एमएसपी की मांग कर रहे थे, किसान 750 किसान शहीद हो गया एमएसपी की मांग मांगते मांगते, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके उपकरणों पे जीएसटी लगा देगी, खाद पे और ज्यादा हमें टैक्स देखने को मिला। हेल्थ का मैंने बात की, कृषि की बात की। डिफेंस सेक्टर जो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद ने फिर से उठाया है और किस तरह से जम्मू को भी आज उसने वो क्षति पहुंचा रहा है, उसमें भी कटौती की गई है 0.2% की। हम इंडस्ट्रीज में देखें, हमें देखा था कि जो आम जनमानस है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, आज अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी तरह शेयर मार्केट के अंदर करता है, आज उस पर भी टैक्स लगा के उस पर भी काली नजर इस सरकार की पड़ गई है। दूध दही पे टैक्स लगाया गया है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं पे टैक्स लगाने वाली सरकार ये कहती है कि हम सुदृढ़ एक अर्थव्यवस्था बन गई। भारत ने आज वो इनको मैंडेट नहीं दिया था कि ये सरकार बना सके। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस जो एनडीए है, आज जिस तरह से चल रहा है, बिल्कुल ये बजट कुर्सी बचाओ बजट अगर हम इसे कहें तो कहीं कम ना होगा। जो मैंने कहा कि एक तरफ आंख फोड़ देती है, दूसरी तरफ चश्मा दान करती है, वो मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह से इसमें कहा गया हमारे मैनिफेस्टो को किसी ना किसी तरह से कट पेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हमने उसमें पहली नौकरी पक्की का वादा किया था और कहा था कि हम 8,500 रुपया हर युवा जो ग्रेजुएट होगा या उस तरह से उसको दिया जाएगा, उसको इंटर्नशिप उस तरह से दी जाएगी। इन्होंने उसको चलो 5,000 कर दिया, वो भी चलो चलता है, लेकिन कहा कि 5,500 कंपनीज में जो टॉप मोस्ट कंपनीज है उसमें हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी 500 कंपनीज हैं जो 4,000 बच्चे को अपने अंदर एनरोल कर लेगी। और स्पेशली जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास सिर्फ जो जिनके पास बीटेक की नॉलेज या इंजीनियरिंग वो होगी, डिग्रीज होंगी, वही इनमें इन्वॉल्व होंगे। जो बाकी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या होगा। स्किल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल धराशायी हुई वो बातें
और आज ये जो अपने आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े इनके मनगढ़ंत आंकड़े हैं जिसको नीति आयोग ने मैनिपुलेट करके लाया है। अगर असली आंकड़े देखे जाए तो आज भी हंगर इंडेक्स में भारत किस स्तर पे आके खड़ा हो गया है। इकोनॉमी का जो ढांचा बिगड़ा पड़ा है, जीडीपी की ग्रोथ हम कहते हैं, हम 5 लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी आय को देखें और हमारे बीच में आज आके अडानी बैठ जाए तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ती है? आज पर कैपिटा इनकम में भारत बांग्लादेश से भी नीचे आके खड़ा हो गया है। चाइनीज मार्केट में जब मार्केट खत्म हुई तो इन्वेस्टर्स ने अपने लिए रूट तलाश किए, लेकिन भारत के अंदर वो नहीं आई एफडीआईज, वो जाके उन्होंने इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन भारत के अंदर नहीं करी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गलत आंकड़ों को पेश जिस तरह से ये सरकार करती है, लेकिन आज आवाम जानती है, इसीलिए उन्होंने आज ये सब कुछ जानते हुए नरेंद्र मोदी जी को 3.0 तक तो जरूर लाया, लेकिन वो मैंडेट नहीं दिया कि वो अपनी बलबूते पे सरकार बना सके। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो बिल्कुल हमारे जनता के साथ एक खिलवाड़ किया गया, मजाक किया गया। ये वही निर्मला सीतारमण है जो कहती हैं कि प्याज की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, तो हम प्याज खाना छोड़ दें, टमाटर खाना छोड़ दें। हमने फाइनेंस मिनिस्टर के ऐसे ऐसे बयान देखे। कल जब बजट पे चर्चा हो रही थी तो हम देख रहे थे कि सामने तमाम जो मंत्री हैं वो गायब थे। किसके साथ चर्चा कर रहा था इंडिया जो ब्लॉक था? देखिए वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं उपस्थित थी, वहाँ हमारे बाकी जो मंत्री थे तमाम वो वहाँ से बिल्कुल अनुपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि ये जो मजाक है आज खिलवाड़ बना दिया है देश का, वो देश देख रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है ये सरकार कभी भी गिरने वाली है। जो बजट है उसके बाद तो और तेजी से बड़ा आपने यहाँ पर बात की है कि एक मजाक है लोगों के साथ और एक सरकार गिरने वाली है। बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बजट को किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि आपके भी 2 सांसद इस वक्त। देखिए विवेक जी, पहले तो मुबारक है आपको। मैं आज इसमें पहली दफ़ा आया हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पर, और ख़ुसूसन बजट के ऊपर। जब से बजट पेश हुआ है, जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी हम डिबेट में थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स उस वक्त इसलिए नहीं बात कर पाए कि वो चूँकि अभी बहस चल ही रही थी, बजट पेश हो रहा था, तो सारे पॉइंट्स उस वक्त सामने नहीं आए। अब चूँकि बजट जब से पेश हुआ है या बजट को तैयार करते वक्त जो प्रथा रही है कि स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन होता है, वो मैंने सुना नहीं कि इन्होंने किसी के साथ डिस्कशन किया हो। 10 साल हो गए जब बीजेपी 2014 में आई तो एक तब्दीली के लिए वोट दिया लोगों ने, और वो जो पहला बजट आया उसमें लोगों ने सोचा कि आज अगर कुछ नहीं हुआ तो दूसरे साल होगा। अब 10 साल होते तो 10 साल के बाद लोगों को लगा कि बजट उसी तरह है, कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। अलबत्ता दावे बहुत हैं। 10 साल में जिस वक्त बजट जब मैंडेट मिला तो बीजेपी ने जो उस वक्त लोगों के सामने इशू रखे वो था गैस, ये क्या नाम है, वो जो गैस सिलेंडर, मुझे याद है मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अशोक जेटली साहब और स्मृति ईरानी जी, आज भी वो तो हार गई, वो गैस सिलेंडर लेके चल पड़े कि नहीं जी बहुत महंगा है और ये कैसे इतना महंगा हो गया। तो लोगों ने कहा जी अच्छा ठीक है, शायद ये सस्ता हो जाएगा। लेकिन उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में मैं भी समझता था कि शायद एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है, अगर बहुत सा पैसा है किसी जगह पड़ा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा, हो सकता है हमारे इंडिया की इकॉनमी जो है उसमें तब्दीली आ जाए। तो 2019 के बाद 2024 आ गया। अब नम्रता जी जब बात कर रही थी तो मैं समझ रहा था कि 2014 का जो वोट शेयर था वो 2019 में बढ़ गया था, लेकिन 2024 में ऑल टुगेदर नीचे ग्राफ आ गया। अगर आप हर जगह देखें, हुकूमत बनाना नहीं बनाना, किसी के साथ मिलके बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। कोलिशन सिस्टम भी चलता है, मैं उसको चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत अगर ये बनता है तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो बजट है, ये जो जितने भी बजट रहे हैं ये एंटी पीपल बजट हैं। वोट जो है वो जो वोट शेयर है चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसमें जो है वो पोलराइजेशन है, ख़तरनाक किस्म की पोलराइजेशन। और मुझे जब पीएम के वो बयान याद आते हैं कि जब उन्होंने वो इंडिया अलायंस ने वो पेश किया तो उन्होंने कहा जी इनका जो मैनिफेस्टो है वो घुसपैठियों का है।
आपने सुना होगा वो। इसी तरह मैं बहुत सी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए इसी मेजॉरिटी में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया, ये भी यूनियन टेरिटरी बन गया। और आज लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर के भी इलेक्शन इनके साथ ही हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराएंगे, वो इन्होंने करते करते 5 साल निकाल दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सितंबर के एंड तक करो, उम्मीद है कि शायद करेंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन फॉर्मल नहीं निकाला है। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं अब बात करूं, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बड़े मज़े की बात। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर होता है, 31 मार्च को 28 मार्च को ट्रेजरीज में जो बिल गए थे वो बंद कर दिए गए, पेमेंट नहीं हुई बहुत से जगहों पे, बहुत से डिस्ट्रिक्टों में। कमाल की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। उसने 31 मार्च को ये तस्वर किया गया कि अच्छा ये पेमेंट्स नहीं हुई, बिल गए थे, पेमेंट उनकी ठेकेदारों की नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल के बाद अगर को उनका कहा नहीं ये नए साल का है, भाई आपने 31 से पहले 28 को ही बंद कर दिया ट्रेजरी और पेमेंट्स नहीं की, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? और आप नए साल में उनको डाल रहे, एक बहुत बड़ा तमाशा किया उन्होंने सब डिस्ट्रिक्टों में। चलो उसको भी मान के चलते हैं। नम्रता जी की एक बहुत बड़ी बात मुझे समझ आई, मुझे याद है इन्होंने मनरेगा की भी पहले मुखालफत की, नरेगा की भी मुखालफत की, लेकिन जब ये आए उन्हीं चीज़ों को लेके चले। वो जो पैकेज मनोहर जी ने बनाया था लोगों को रोज़गार देने का, अब आ जाइए ये एंटी पीपल है, ये उन लोगों के भी खिलाफ है जो जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि गवर्नमेंट के जॉब हर एक को नहीं दिया जा सकते, ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई की जाती है, लेकिन हर एक नौजवान जो पढ़ता है वो समझता है कि मुझे फील्ड मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, आगे मैं जाऊंगा। ये पिछले 10 साल में वो कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद भी अगर आज के बजट में भी उसका प्रावधान नहीं है। डिफेंस के हवाले से देखेंगे, एग्रीकल्चर, आप मुझे बताइए, मेडिकल कॉलेज है जम्मू में, अभी जी बात कर रहे थे, मैं बहुत सी चीज़ों का, जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वो एक किस्म का कब्रिस्तान है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बहुत से जो पोस्टर रेफर की गई थी वो विड्रॉ की गई। उसके अलावा चलो जो ये मेडिकल कॉलेज का हाल है, मेडिकल कॉलेज में प्रेशर है सब डिस्ट्रिक्टों का। अब मेडिकल कॉलेज और भी बन रहे हैं, लेकिन वो जो बन रहे हैं जिनकी उद्घाटन हो भी गए वो कहीं अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आ जाइए दूसरी बात पे, चलो ये रूरल एरियाज में ये सूरत है कि डॉक्टर तो दूर, वहाँ कंपाउंडर अवेलेबल नहीं है जो मेडिसिन आपकी एक टेबलेट कोई किसी को दे सके, या प्रेग्नेंट कोई लेडी जाएगी तो उसको कोई मदद कर सके। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप बनी, बसंतगढ़, मोहर को जम्मू के साथ नहीं लगा सकते, आप नहीं उनका मुकाबला कर सकते। वहाँ अभी भी बहुत सी चीज़ें करनी बाकी हैं। पार्डर में या क्या नाम है, सावजिया और लोरन में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो जम्मू में आते हैं लोग। लेकिन यहाँ मायूसी ये है कि जनाब सिटी स्कैन है, चल नहीं रहा है, वो भी एक मोनोपोली है। वो कहते हैं अच्छा प्राइवेट में जाओ करवा लो। एक आदमी जाता है टपे, मैं अभी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में गया, उसका ऑपरेशन होने कहा जी 2 महीने के बाद आना। अब 2 महीने तक वो बचता है नहीं बचता, मजबूर होकर वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, बजट को एक तरफ रख के मैं आपको चाहता हूं कि बजट का मतलब होता है कि लोगों को सहूलियत मिले। पेंशनर्स, ये जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं उनकी पेंशनें बंद हैं। बहुत सी लेडीज बुजुर्ग हैं, वो जो 1000 रुपये उनको मिलता था या पहले 500 मिलता था फिर 1000 होने लगा, वो तरसती हैं कि जनाब कब हमको मिले, वो पेंशन उनको मिल नहीं रही है। अच्छा जब पेंशन मिल नहीं रही है, एक बहाना दूसरे बहाने सोशल वेलफेयर की स्कीम थी वो सब कोलैप्स हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको इस ये जो वर्ड्स की जगलरी है इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली फील्ड में हो क्या रहा है। एजुकेशन सेक्टर में टीचर नहीं है, लेक्चरर्स नहीं हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि वो, मैंने परसों सुना कि ये जनाब फिलहाल 2-2 महीने के लिए लगा रहे हैं। व्हाट इज द फन? ये अगर आपको लेक्चरर नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? अच्छा फिर अगर यही सूरत जम्मू में है तो वो बसंतगढ़ में क्या करेगा बच्चा जिसके पास हायर सेकेंडरी है मगर नहीं? मैं राजेंद्र जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, खासकर इस बजट के हवाले से। जिस तरह तीनों के अपने वक्तव्य सुने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बजट को किस नजर से देखती? देखिए सुर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक नए स्टूडियो की, और ये बहुत अच्छा है। बजट के हवाले से तो यही है कि ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है, सब अपोजिशन पार्टीज़ इसको एक छिलावे के तौर पे देख रहे हैं, और
अपने ही घर में रेवड़ियाँ बांटने वाली बात है जो, वो भी बात सही है। देखिए, बात हम अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, किसानों से लेकर नौजवानों तक और डेवलपमेंट की बात पे जितना भी कुछ हो रहा है। मेरी बात थोड़े दिन पहले ही डेयरी के एक प्रेसिडेंट साहब से हुई है मेरी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो स्कीमें पहले चल रही थी हमारी, वो फिलहाल इस साल के लिए उन्होंने बंद कर दी है। एक तरफ हम किसानों के लिए काम करते हैं, ज़मींदारों के लिए काम करते हैं, सब्सिडी की बात आती है तो वहाँ पर बातें आ जाती हैं, MSP की बात आती है तो वहाँ कोई बात नहीं होती। पूरे देश में आंदोलन चलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक जो आंदोलन काफ़ी देर से जो अम्बाला शहर के अंदर से बैठा हुआ, वो पूरे स्टेट को क्या, पूरे बाकी स्टेटों को भी इफेक्ट करता है। दिल्ली तक पहुँचने में लोगों को 2 घंटे फालतू लगते हैं। बात जो भी उठाता है उसकी बात को दबाया जाता है, सुनना चाहिए। अगर बजट की बात है उसको भी सुनना चाहिए। मैं अपने ही स्टेट की बात करूंगा, ज़रा कांग्रेस के भाई हमारे BJP के बाद साथी बैठे हैं बीच में, तो वो काफ़ी बात चर्चा हो रही है। मगर हमारी स्टेट भी बात आती है, जब हमारे नौजवानों की बात आती है, उनके लिए क्या रखा है इसमें, मुझे बताइए। पैकेज बहुत हैं बाहर वालों के लिए, अपने घर के लिए कुछ नहीं। हम अपने घर की बात करेंगे, अपनी स्टेट की बात करते हैं। आज यहाँ पर कंपैरिजन कर लीजिए पंजाब और हमारे हिमाचल के साथ जो स्टेटें पड़ती हैं। आज रोड की हालत देख लीजिए हमारी और उनकी। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो सेंटर की ना होते हुए भी वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, और जो हिमाचल है आज वो कांग्रेस के पास है। उन्होंने उसके पहले BJP के पास था। आप कोई छोटी रोड देख लीजिएगा, आप सर्वे करवा सकते हैं। कई बार हमें घूमने का मौका मिला, कई बार जाने का मौका मिला। मैं कहता हूँ उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से उसको डेवलप किया है कि कोई कह नहीं सकता कि ये लोग बैकवर्ड हैं यहाँ। मगर जम्मू कश्मीर के लोग आज दूर दराज, जैसे हमारे MC के साथी ने कहा, आप कहीं भी जाकर कोई आपको रोड जो इंटीरियर को टच करती है, बॉर्डर को टच करती है, मैं कहता हूँ वहाँ पर चल नहीं सकता आदमी। अच्छी बात है, हाईवेज के लिए पैसा है, रोड्स के लिए पैसा है, मगर जो लोग जीते हैं गांव में, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या डेवलपमेंट है। बात सूर साहब ने कही, हमारी ओल्ड एज पेंशन के लिए बंद पड़ा है सिस्टम, विडोज के लिए जो है वो कुछ नहीं हो रहा। मूलभूत हमारे सबसे जो नौजवान हमारी रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर में, उनके लिए कुछ नहीं है, ना नौकरी है, जो है वो क्या हालत है, कितने दिन के बाद कौन सी स्कैम निकलता है वो आप देख रहे हैं। बजट की बात में करें तो उनके लिए आज भी हमारी जम्मू स्टेट के लिए स्पेशली कुछ नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर गवर्नर राज है, सुनने वाला कोई नहीं है, और लोगों की आवाज़ को जो उठती है उसको दबाया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये एक प्रिंसी स्टेट थी, और प्रिंसी स्टेट के साथ अगर ऐसा सोतेला व्यवहार करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम तो एक ज़रूर आपसे माध्यम से भी आज यही कह देते हैं कि इस स्टेट को वापस दे दिया जाए जल्द से जल्द, जो सेंटर ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, और उसके बाद इलेक्शन आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो लोगों की आवाज़ अब उठना शुरू हो गई है। बजट के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि ये बजट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं। अगर कुछ हमारे साथी बैठे हैं और जो आवाज़ उठाते हैं वो सेंटर तक पहुँचनी चाहिए कि कम से कम हमारे नौजवानों का हाल देख लीजिए। यहाँ हाल फिर एक बार दोबारा मिलिटेंसी का जो दौर है वो दोबारा वापस आने के चक्कर में है, और नौजवानों को अगर हम इस वक्त अपने, चाहे वो किसी भी तबके से हों, अगर उनको नहीं संभालेंगे तो ये इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पढ़ाई, हेल्थ, बड़े बड़े एम्स खोल दिए हैं। मेरे साथियों ने ये कहा, आप वहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में सरकार जो बैठी है हमारे साथ शराबा करती है। यहाँ के लोगों को जवाब देना मुश्किल है। पब्लिक हर आदमी के पास आती है, BJP के पास भी आएगी, कांग्रेस के पास भी आएगी, NC के पास भी आएगी, PDP के, मगर जब फील्ड में वो जाते हैं, देखते हैं, तो बगैर आश्वासनों के हमारे पास कोई हल नहीं होता। मगर लोगों को कब तक चुप करा सकते हैं। महाराज, आश्वासन की अपनी बात की, लेकिन मैं अभिजीत जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। मजाक है, एंटी पीपल्स है और जम्मू कश्मीर की कुछ नहीं। विवेक जी, मैं कल ही रात को एक क्लिपिंग देख रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए और एक वहाँ पर लेडीज़ हो जा रही, वो भी ऑफिसर थी, उसके सामने जाते हैं और कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काले कानून वापस लो। वो शुरू हो गई। उन्होंने कहा भाई तुम चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, पर भाई मांगे क्या है तुम्हारी? मांगे कुछ भी हो जी, पूरी हो। वो कहते हैं आए किसके पास हो?
उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन के पास, हम सत्ता पक्ष के पास आए हुए हैं। उन्होंने कहा भाई मैं ऑफिसर हूं, वो जो नेता जिसके घर के बाहर आपने वो आगे रहता है, अच्छा वो आगे रहता तो आगे चले गए सारे के सारे। तो यही आज अपोजिशन का हाल है। पता कुछ नहीं है कि हमने क्या बोलना और क्या कहना, लेकिन कहना है जी, कहने को बात कहेंगे, कुछ ना बात ठीक नहीं है, बीजेपी ने किया तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये जब मानसिकता से, मैं वैसे इनको प्रतिपक्ष समझता हूं, लेकिन जब प्रतिपक्ष असत्य पक्ष बन जाए तो फिर आप उसका क्या कर सकते हो। हमने सोचा ही है कि हमने बस इसको कोसना ही कोसना है, जो बात होगी गलत होगी, आप सीधी भी कहोगे तो वो भी गलत होगी। तो ऐसे नहीं चलता ये। कम से कम अगर आप एक इतने बड़े देश की, आप इतनी बड़ी अगर अपोजिशन पार्टी हैं या बाकी भी जो लोग हैं, तो कम से कम सीरियसनेस से बात कीजिए। मैंने कहा, मैंने सुना, मैंने उनसे सुना था, उन्होंने ऐसे कहा था तो वो कोट करने, ऐसे बातें नहीं बनती। आप आंकड़ों से बात करें, आप प्रैक्टिकल बात करें। हम अगर जीडीपी की बात करेंगे तो पूरी दुनिया IMF हर एक चीज उसको देखने के लिए बैठा है, वो कम से कम ये चीज तो दिखाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। लेकिन सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर इधर से उधर ना भटकते हुए उधर उधर की बातें ना करके मैं आपको बताता हूं कि बजट में क्या हुआ और जम्मू कश्मीर के लिए क्या हुआ, जिसके ऊपर आज हमने बहस बुलाई है। सबसे पहले तो पता लग गया कि जो टैक्स की रिबेट थी वो उसका दर बढ़ा दिया गया, तो उसके अलावा जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के अंदर जो सस्ता हो जाएगा वो सबके सामने है। जो 1 करोड़ जो नए किसान, क्योंकि किसानों की बात की, 1 करोड़ किसानों को जो है वो नेचुरल फार्मिंग के लिए मदद दी जाएगी, सबसे बड़ी बात। अब इन्होंने बात की जी, वो अगर इतने 1 करोड़ बच्चों को आप 500 टॉप कंपनीज में नौकरी दे रहे हो, पहले तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, इंटर्नशिप वहां पर करेंगे, साल 2 साल वहां पर लगाएंगे। आपने नौकरी कही थी पहले, बताएं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि वो अगर आप करेंगे तो इंटर्नशिप 6 महीने, साल 2 साल की होती है, उसके बाद नेक्स्ट बैच, फिर नेक्स्ट बैच। अब वो जो 500 बच्चा, लेट अस से कि जैसे हमारे जम्मू में यहाँ पर कैडिला नाम की एक बड़ी कंपनी है, अगर जम्मू का 50 या 100 बच्चा उसमें इंटर्नशिप करता है तो उसके बाद उसके नीचे 1000 से ज्यादा, मुझे लगता है 10-20 हजार तो फार्मा कंपनीज होगी, कहीं पर भी जाके वो 6 महीने का अपना एक्सपीरियंस लगा के। और सबसे बड़ी बात यह है, वो एक्सपीरियंस लगाने के लिए उसने अपनी जेब से कुछ नहीं खर्चा, वो मदद भी सरकार ने दी हुई है। ऐसी स्कीम आज तक आप कभी सपने में भी सोच सकते थे कभी होगी? तो इनके लिए क्या है कि सिर्फ हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून नहीं चलेंगे, बस वो बात है। कभी भी फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम जो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जी आपने कहा था करोड़ों की नौकरियां, हम बिल्कुल फैक्ट्स में आपको EPF, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड का हमने डाटा निकाल कर दिया। 19.2 करोड़, कितनी बड़ी एक हम तादाद है जो आपके अंदर बता रहे हैं, जो नए लोग जुड़े सारे के सारे नौकरियों के साथ, व्यवसाय के साथ। देश को आगे ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन आप लोग देश को पीछे धकेलने की बात करोगे। अरे आज आप बात करते हो, आपको बड़ी फिक्र हो गई, कोई गरीब है, कोई वहां बैठा है, आप अपना समय भी तो याद कीजिए। आपके तो खुद के नेता ने इतनी बड़ी बात कही थी कि मैं यहां से 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 रुपए पहुंचते हैं। 90 रुपए का हिसाब किताब आज तक नमिता जी की पार्टी ने नहीं दिया किसी को भी, 90 रुपए 70 साल तक कौन खाता रहा बीच के, वो किसी को हिसाब किताब नहीं दिया। आज अगर सेंटर से 2000 रुपया आता है, वो सारा बानों के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है, और 2000 का 2000 जाता है, 1800 या उसमें से 200 या 500 कोई हमारा नेता नहीं बीच में से ले लेता, इनका समय चला गया उसके अंदर। तो सत्य के ऊपर हर एक चीज बेस्ड होती है। यही सत्य करते हुए जम्मू के अंदर 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट, कहा जी इन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं कुछ भी बना। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना खुद का मेडिकल कॉलेज, मैक्सिमम सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लीजिए, और सभी के सभी ऑपरेशन है। आप रजौरी चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, कठुआ के अंदर देख लीजिए, नई नई चीजें, हर एक चीज। कहीं पर भी आप डोडा के अंदर चले जाइए, आज तक 60-70 साल में बना, आप कैसे मेडिकल कॉलेज बनके तैयार होगा? 4-5 साल में बनके तैयार हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बातें कहने को हमने बातें नहीं करनी है। जम्मू के लोगों को, जम्मू के लिए खासकर 9400 करोड़ रुपए की जो हमने बिजली खरीदनी है उसके लिए आवंटित हुआ है। 3993 करोड़ रोड जो बीच में पीछे बच गई हैं, मैक्सिमम थोड़े कवर होना शुरू हो गई हैं, उसके अंदर जो आपको मिला है। नाबार्ड की रूरल रोड्स आएंगी, बाकी जो PMGSY की रोड्स के अंदर आएंगी। एजुकेशन की बात की 1875 करोड़ रुपया, जो इतने सालों में कभी उन्होंने देखा भी नहीं होगा पुरानी अपोजिशन है ना, लोगों को देने की तो बात छोड़ें। समग्रा के अंदर जो दिया जा रहा है आपके सामने, वो भी आवंटित हो गया, और ये वो सरकार नहीं आवंटित हुआ तो पहुंचेगा भी। उसके बाद 1808 करोड़ रुपया जो PRIs, अर्बन लोकल बॉडीज, वो वाले जिनसे चुनावों से इन्होंने प्रेस किया था कि पंचायत का कहीं राज ना आ जाए, पंच सरपंच ना बने, कोई BDC DDC ना बने, उनके लिए 1808 करोड़ रुपया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत घर, ULB के जो ऑफिस, इन सब के लिए किया गया हुआ। 1484 करोड़ रुपया पीछे रखा गया है, जो अब स्मार्ट सिटीज के अंदर जो काम पीछे बच गए हैं, क्योंकि 80-90% दोनों स्मार्ट सिटीज के काम कंप्लीट हो चुके हैं। विडो पेंशंस की बात किया, वो भी विडो पेंशंस के अंदर उनके टाइम पे 100-200 रुपया आता था, और उसके अंदर अगर राजीव गांधी जी की बात करें तो 190 रुपए तो लेके उस बेचारी के पास 10-20 रुपए ही पहुंचते थे। अब 1430 करोड़ रुपया जो है ये आवंटित किया गया है ओल्ड एज पेंशन के लिए, विडो पेंशन के लिए। उसके अलावा क्योंकि फिर बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर
हेल्थ सेक्टर्स के अंदर तो NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है 1317 करोड़ रुपया जम्मू वालों को मिल रहा है, उसके लिए 1104 करोड़ रुपया मिल रहा है। घर पे छत, अब घरों की बात की, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब पिछले दिनों में चुनावों में कठुआ और अपने जो सरोटा में रहा या मैं बिलावर बसोली के इंटीरियर्स में गया, मैं हैरान रह गया। हर एक गांव के अंदर मैक्सिमम घर पक्के हो चुके हैं, खुद मैंने देखे हैं, झूठ नहीं बोलता, आप भी जाके इसको कंफर्म कर लीजिए। और लोगों से पूछिएगा 50-60 साल में आपको कितने घर मिले और पिछले 5-10 साल में आपको कितने घर मिले, और सबसे ज्यादा घर जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं। इसमें कोई झूठ नहीं, आंकड़े हैं लोगों के सामने हैं। ये रुपीज 1068 करोड़ रुपया जो है वो माइग्रेंट्स के लिए रखा गया है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए 1021 करोड़ रुपया। ये आंकड़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं। अब आपने कुछ बोलना है, हमारी मांगे पूरी करो तो कर लीजिए जी, बाकी की मांगे पूरी। नम्रता जी, क्या फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रही है? देखिए, हुकूमत के एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है मगर कहो कि रोशनी है, इनको वही चाहिए। पर आंकड़े बता रहे लेकिन हैं। मैं आंकड़ों के साथ मैं बात बताना चाहती हूँ, मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपको बात बताऊंगी। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, ये मैं नहीं कहती, आज का स्टैट्स कहता है। और आप जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात थी, 83 नंबर पे रैंकिंग है पोल्यूशन के अंदर। 83 एक मिनट, आपने कितने बनाए थे? आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई? आप बताएं। आप बोली, मैं बोली बीच में। चले प्लीज, मैं तभी मैंने एक मिनट मांगा था तभी आपसे, आपने कितने बताया था उसका आंकड़ा दे दिया, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। स्मार्ट सिटी क्या होती, क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल्स की बात की, मेरे से पहले जो प्रवक्ता NC के बोले, उन्होंने कहा ऑपरेशनल मैं बात कर रहा हूँ, कितने डॉक्टर्स वहां अवेलेबल हैं और कहाँ सर्जरीज हो रही है। फिर आज भी लोड जम्मू के मेडिकल कॉलेज में क्यों है, ये सब आपकी परिस्थितियां जाहिर करता है। और मैं आज भी जो रोड एक्सीडेंट्स है, वो रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो रजौरी के अंदर आज जो बढ़ते आंकड़े हैं एक्सीडेंट्स के, तो इनकी बातें इन्हीं की चली जाती है। ये कह रहे थे कि वो जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे इसलिए पूरी करो क्योंकि हम बेरोजगार की आवाज उठा रहे हैं। हम कहते हैं कि महिला पे अत्याचार बढ़ रहा है। मणिपुर में जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, महिला पहलवान जो ओलंपिक के मेडल्स लाई, उनके साथ क्या हुआ। मणिपुर पे हमने कहा इनको समझ नहीं आई, लेकिन आज ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई अमेरिका द्वारा कि मणिपुर मत जाइए, जम्मू कश्मीर मत जाइए। तो ये है आंकड़े। IMF की बात की आपने, कोविड से पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि परिस्थितियां बहुत खराब है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है और हमारी जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ये स्टैट्स दिखा रहे हैं वो गलत है। उस सर्वे को दबाया गया और उसके बाद वो सर्वे कभी नहीं करवाया गया। ये मैं नहीं कहती, ये गवर्नमेंट का डाटा बताता है। तो आज जो भ्रमित करने की ये बातें करते हैं, उस पे हर चीज में भ्रम फैलाते हैं, इनकी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ भाजपा यही सिखाती है कि झूठ बोलो और प्रबल तरीके से बोलो और प्रबल तरीके से बोलो, ताकि वो झूठ सच माना जाए। उसके साथ इन्होंने भी बात की कि राजीव गांधी जी कहते थे मैं 100 रुपया ऊपर से भेजता हूँ, 90 रुपए बीच में से गायब हो जाते हैं, 10 रुपए पहुंचते हैं। वो कब बोला गया था? जब पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई थी, जब बात की गई थी कि हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे, हमें म्युनिसिपैलिटीज बनानी है, कॉर्पोरेशन बनानी है। किसका आइडिया था? कौन था वो विजनरी लीडर? तब इनके प्रधानमंत्री, जब यहाँ पे टेलीफोन आया, PCOs लगे, तब मुझे याद है कि भाजपा के नेता बैलगाड़ी लेके अंदर घुस गए थे और ये किस तरह से अपोज करते रहे। आधार को अपोज किया, GST को अपोज किया, FDI को अपोज किया। हमारे आज वो नहीं है सुषमा स्वराज जी, लेकिन किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वो बोलती थी FDI के खिलाफ। आज FDI करते हैं। विरोध के लिए विरोध कौन करता रहा वो हम जानते हैं। आज अगर चिंता सताती है कि आज जो बढ़ रहा है वो हम, क्योंकि विपक्ष के आज लोग हैं, हमारा ये कुनीतियां उजागर करना विपक्ष का परम कर्तव्य है और यही कर्तव्य मीडिया का भी है कि वो भी इस चीज को उजागर करे। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बौखलाई हुई सरकार, आज हर नीति को देखिए, कल भी सियासत कौन करता है? कल कारगिल दिवस मनाया गया, करगिल के अंदर एक हमारे श्रद्धांजलि देने के लिए वो दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने भी अपनी जीवन का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए। वहां जाके भी कौन राजनीति कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी वहां अग्निवीर का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर को अगर कांग्रेस कहती है कि वो बेहद एक फौज को कमजोर करने वाली एक ऐसी स्कीम है, वो खाली कांग्रेस नहीं कहती है। MM नारायणन जो इनके पहले हमारे जो जनरल थे इसके फौज के, उन्होंने ये कहा और अपनी किताब में लिखा निर्वाणा ने कि ये सबसे बेहद ऐसी स्कीम है जो बहुत घातक है सेना के लिए, लेकिन उनकी आज भी बुक को रिलीज नहीं होने दिया गया। सच्चाई को कितनी देर छुपा सकते हैं? देखिए, सारी उम्र गालिब यही काम करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो आज आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा ना।
काम हकीकत अगर जमीन पे दिखाई नहीं देगी तो जनता आवाज उठाएगी। बेरोजगारी है, महंगाई है। जो आलू प्याज टमाटर कच्ची छावनी के बाद रोज भाजपा वाले 10 नेता इकट्ठे होके आलू प्याज लेके घूमते थे, 60 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो टमाटर हुआ, कहाँ है आज? और विरोध करने के लिए विरोध कौन करता है मैं आपको बताती हूँ। भाजपा के कुछ नेताओं ने विडंबना फैलाने का काम पिछले काफी देर से कर रखा है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अभी ये ब्रिज बना रही है यहाँ पे हमारा एक्सप्रेसवे, हाँ एक्सप्रेसवे, उसके तहत इन्होंने वहां पे फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया। फ्लाईओवर होता है बेस्ड ऑन पिलर्स, उसको कंक्रीट वॉल के साथ 20 फुट ऊंची वॉल के साथ बनाया जा रहा था। यहाँ पे कुछ भाजपा के नेता आए, हाय हाय क्या, हमने जानने की कोशिश की कि हाय हाय किसके खिलाफ कर रहे हैं। गवर्नर के खिलाफ कर रहे हैं, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ करें, क्योंकि गवर्नर भी यहाँ किन द्वारा बिठाया गया, रिमोट कंट्रोल से सरकार तो केंद्र चला रही है। आज वो कहते हैं हम NHAI के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमाल की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन NHAI की इतनी अपनी मोनोपोली हो गई कि वो सरकार के विरुद्ध जाके काम कर रही है। और भाजपा के नेता जो केंद्र में अभी सरकार है, अगर उनकी नहीं सुनती तो जम्मू की गरीब जनता की क्या सुनेगी जनाब? स्मार्ट मीटर्स ने त्राहिमाम मचा रखा है। बिजली के बिल आज हर घर में कितने आ रहे हैं? हर घर इफेक्टेड है इन्फ्लेशन से। आपने अभी बात की कि सोना सस्ता कर दिया। सोना सस्ता क्यों किया गया? क्योंकि आज जो गोल्ड बॉन्ड थे उनके एक्सपायरी की डेट आ रही थी, सबने कैश करवाने थे, तो आज उसको सस्ता कर दिया गया। क्योंकि जब वो उसको लिक्विडेट कर दे तो आपको पैसा देना पड़ता, उतना पैसा आप नहीं देना चाहते, इसलिए आपने गोल्ड को सस्ता किया। आज बिजली की कटौती अघोषित जो कट हो रहे हैं वो हम अभी भी देख रहे हैं। तो ये इन सब पे किसकी? और आज ये बात करते हैं कि पिछले 70 वर्षों में अगर हमने कुछ नहीं बनाया था, जनाब आप बेच क्या रहे हैं? और 70 वर्षों में देश एक एक कदम आगे बढ़ा। सुई ना बनाने वाला देश, उसने उस टाइम के जो विजनरी नेता, देखिए लिगेसी ऑफ नेहरू एंड लिगेसी ऑफ गांधी विल बी द लिगेसी ऑफ भारत, उसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। भारत को आज भी लिगेसी ऑफ नेहरू, लिगेसी ऑफ गांधी से जाना जाता है। नथुराम गोडसे की आज भी आप अगर बात करेंगे तो आज तो सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है जनाब, भारत के वीजे कैंसिल हो जाएंगे कि अगर बताएंगे कि नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी है। तो तमाम ये चीजें, ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं है। मेरा मकसद शोर मचाना नहीं है जनाब, तस्वीर बदलनी चाहिए। कई चीजों का आपने खुलासा किया, लेकिन एक बात है कि जो 2 करोड़ 11 लाख श्रद्धालु पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे पिछले वर्ष, 1 करोड़ 8 लाख अभी तक पहुंचे। बिल्कुल देखिए, मैं क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, क्योंकि बात चल रही थी बजट की, घूम गए हर एक साइड पर और एक भी चीज में सत्य नहीं है। नेहरू जी के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, पूरा देश, क्योंकि बैलगाड़ी का जिक्र हुआ, पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था। इनके वो क्या कर रहे थे, वो जरा दर्शक गूगल करके देख ले कि जीप स्कैम, भारत आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है। वो जीप स्कैम से शुरू हुए, तो यहां पर अभी तक नेशनल हर्ड केस के ऊपर पार्टी के युवराज और पार्टी की रानी साहिबा जमानत पे घूम रहे हैं। जो लोग, वो लोग देंगे यहां पर लोगों को भ्रष्टाचार का हिसाब किताब देंगे, बाकी चीजें। और उन्होंने कहा जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो ये काम रुकवा दिया। जहां पर कोई गलत करेगा, कोई भी करेगा, हम ये नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ठीक है, वो ब्लाइंड वॉल बन रही थी जिससे बिजनेस सफर कर रहे थे, उसको चेंज करके अगर ऊपर से पिलर्स खड़े किए गए तो लोगों का फायदा हुआ, उसमें भी कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। अब मैं बोल रहा हूं, आप कौन सा सत्य बोल रहे थे, मेरे को भी जरा करने दीजिए, थोड़े प्रवचन मुझे भी सुना दीजिए, लोगों को सत्य तो सुनने दीजिए, तब से सत्य ही सुन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम अपनी बात अगर आप करते हैं, अगर लोगों का भला हुआ तो जितने लोग इसके अराउंड जो सफर करने थे, जितने बिजनेस, वो जरा कांग्रेस वालों से सोच लिए। वो जिस तरह से आज तक आपको ब्लाइंड रखा है 70 साल से, वो भी आपको ब्लाइंड रखना चाहते थे, लेकिन वो ब्लाइंड वॉल खत्म करके आपके बिजनेस का सोचा गया है। अब मैं बताना चाहता हूं कंपैरिजन तो नहीं से होगा 60-70 साल का आपका कंपैरिजन, या चलो आपका 10 साल का जो आपने यूपीए का लेखा जोखा जो बनाया, जो देश को आपने धोखे किए, उसके साथ हमारा कंपैरिजन कर लीजिए। दोनों में आप, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां पर है? आप झूठ पे झूठ बोली जाए तो लोग नहीं देख रहे क्या है क्या नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का लोगों का इंप्रूव नहीं हो रहा, क्या लोगों को पता नहीं है पहले से क्या हो रहा है? आप जम्मू की बात कर लीजिए, जहां से अभी हमारे पीडीपी के नेता आते हैं, वही सड़क को किसी जमाने में खूनी सड़क कहा जाता था, रोज का एक हादसा होता था। आज आप 7 मिनट में उस फ्लाईओवर को क्रॉस करें तो मुट्ठी के आप अखनूर के बॉर्डर के साथ जाके लग जाते हैं। ये कैसे मिला आपको? जम्मू अकेला प्रोविंस है जिसके अंदर IIT, IIM और एम्स भी है। ये कभी सपने में भी कांग्रेस सोच सकती थी, या एनसीपीडीपी सोच सकती थी कि तीनों के तीनों एक ही प्रोविंस के अंदर? अरे इतना कुछ अगर आपके सामने है तो कम से कम थोड़ी सराहना तो कर दीजिए जनाब। झूठ बोलने का आपने मानने का आपको अधिकार है,
बोलते रहिए आप। वही आ गया कि हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद अगला नारा लगाते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो कहती है अंग्रेज तो कब के चले गए भारत छोड़ के। आप बिमला देवी होती है ना, बिमला देवी नहीं हो, मैं तो कमला देवी हूँ। बिमला देवी वहां अगली गली में रहती है, वहां जाके प्रोटेस्ट करो। नहीं, एक चीज देखिए, एक चीज जो है देखिए, इनके टाइम पे क्या था, जीडीपी कितनी थी और हमारे टाइम पे, अभी मैंने आपको 7 से 8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनके टाइम पे 8.48%, उसमें से भी खुद पैसे खाते थे। हमारे टाइम पे 12.35%। नेशनल हाईवे की जिक्र कर रहे हैं, इनके टाइम पे 12 किलोमीटर रोज की सड़क बनती थी, आज 28 किलोमीटर की बन रही है। टॉयलेट्स 1.8 करोड़, आज 11.5 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी कितने घरों में थी आपको भी पता होगा विवेक जी, आप तो इतने पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंतनाग के गांव में पिछले 70 साल के बाद अभी बिजली पहुंची, और कई ऐसे गांव हैं ऊपर के, अगर आप चले जाते हैं गुरेज वगैरह के, जहां पर 70 साल बाद आज बिजली पहुंची है। तो जरा एनसी वाले उसका भी हिसाब किताब दे रहे लोगों को। जन औषधि के क्लिनिक, ऑप्टिकल फाइबर, एयरपोर्ट कितने चले, एयरपोर्ट तो सबसे बड़ा देश को कनेक्ट करता है। आजादी से लेकर आज तक 74, और पिछले 10 सालों के अंदर 150 एयरपोर्ट, सोचिए डबल सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद अरे छोड़िए जी, पूरे नेशनल हलड़ के ऊपर केस के ऊपर पहले अपनी पार्टी की उनसे जाके पहले जमानत करवाएं, पहले जमानत करवाएं। पूरे देश को लूट के खा लिया आपने, बातें करते हैं अभी। मेडिकल कॉलेजेस 363 करोड़ रुपए का भी पकड़ा गया आपके झारखंड में, अभी पकड़ा गया। जब आप बोलते हो कि ईडी, जब आप बोलते हो ईडी हमें तंग करती है, सीबीआई तंग करती है, अभी 363 करोड़ रुपए आपके झारखंड में पकड़ा गया। 36 करोड़ रुपए दूसरे मंत्री के पास है। आज आपका ये हाल है तो 60 साल अपने देश का क्या हाल किया होगा, सोचिए जरा। ये देश ने जो आपसे देखा, बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट, इन्होंने भ्रष्टाचार की बातें की A to Z। हाँ, आधार कार्ड आप अगर स्कैम से शुरू होकर यहाँ पर नीचे गए और कहां पर गए आपके रॉबर्ट वाड्रा, जो इनके जवाई थे, देश के थोड़ी ना थे, उनको फ्रिस्किंग से भी आजादी थी। वो ऐसा कौन सा काम करते थे, कहीं तो फ्रिस्किंग से आजादी तो नहीं ना थी। फ्रिस्किंग से आजादी क्यों थी, मैं पूछना चाहता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा ऐसा कौन सा काम करता था कि उसको एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग की जरूरत पड़ती थी। अगर कौन सा काम करता था रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा कौन सा काम करता था कि उसको फ्रिस्किंग से बचने की जरूरत थी। किसका जवाई था, कांग्रेस वालों का जवाई था, देश वालों का जवाई था। रॉबर्ट वाड्रा किसका जवाई था, कांग्रेस का नहीं, देश का जवाई था। ऐसे चोरों कटोरों के साथ बातें करते हैं देश की, इस तरह की बातें करते हैं, पूरे का पूरा हरियाणा गुड़गांव बेच के खा गए, बातें कर रहे हैं हम जानते हैं। डीएलएफ सारा बेच दिया, हमें पता नहीं क्या किया, सब कुछ जानते हैं, हमें ना पता, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में 20 हमें खुद नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता। आपको पता होता तो आप करते ऐसे काम। इसका यहाँ से पता लगता है कि साफ सुथरे थे, पता नहीं था देने वाला कौन और लेने वाला कौन है, यही नहीं पता था। ये होती है सच्चाई। हम इशू से भटक रहे हैं, हमें शांति से बात करनी होगी। बशीर जी, मैं आगे ये जो कहते थे भैंस ले जाएंगे, भैंस तो ये ले जा रहे हैं। अरे चारा घोटाले वाली पार्टी के साथ तो आप इंडी लाइन में बैठे हुए हैं, भैंस की बात करते हैं। भैंस तो मर गई आपको देख देख के, भैंस तो मर गई बेचारी देख देख के आपको। चारा घोटाले में खा गए सब कुछ। इंडी लाइन में आप ही के ना लालू जी, आप ही के लालू जी है ना, आप ही के टाइम पे चारा घोटाला हुआ था, देखिए एक मिनट, आप ही के टाइम पे हुआ था। अच्छा, आर्मी की फिगर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए तक इन्होंने दिया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए किसने दिया, हमने दिया। ये फौजियों की तो परवाह है। सुन लीजिए, वेटरन से जरूर कहूंगा 1 रैंक 1 पेंशन से जवाब दीजिएगा जरा, बातें करेंगे ये लोग। उनकी माएं बोल रही हैं कि अपनी भी जैसी योजना। अरे आप तो वो है जिन्होंने गले कटवा दिए, फौजियों के हाथ बांध दिए, वो है ना। लेकिन आज उस आदर्श को आपने अपनी पार्टी में लाया, और 75% वही लोग इनकी पार्टी में हैं जिनको ये कांग्रेसी आए हुए हैं। कांग्रेसी आपके वहां चोरी करते थे, यहाँ नहीं करेंगे आज, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करने नहीं देंगे हम, यहाँ करने नहीं देंगे। साफ सुथरे हम लोग नहीं करें। आपके यहाँ आपको देखकर गलत आदतें पड़ी होगी, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ 1 रुपया भी चोरी नहीं हो सकता, 1 रुपया भी चोरी नहीं करने देंगे यहाँ। ऐसी आपकी आदतें सुधार रही है। आने वाले समय में का भी देना है। बशीर जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर अभिजीत से प्रस्तुत किए, जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिला? झूठ बोलने में क्या लगता है, डाटा इनके पास है। कोई ये जो डाटा है ये कई वर्षों से सुन रहे हैं। जीडीपी मैं आपको बताता हूँ, ये जीडीपी पिछले 2 साल में कहाँ थी। मैं आपको बताता हूँ कि झूठ बोलने में कुछ नहीं लगता। अभी इनका झूठ चल जाता है, बाकियों का नहीं चलता है। तो डाटा है, डाटा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने कहा जी स्मार्ट सिटी लाए। स्मार्ट सिटी ये कमीशन सिटी है, कमीशन क्या सिटी है ये। आप चले जाइए, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ चले अभी जी
मैं इनको दिखाऊंगा चले- तस्वीर क्या है। चलेगा, इधर चलना। कैमरा लेके चले आप, चलेगा, चलना। इनको शर्म आ जाएगी बताएं। और ये शर्म करते भी नहीं। बताएं जनाब। ये जो है ना चार चिनार थे, उसमें से 3 आपने सड़ा दिए, जला दिए, ₹100 डालने का अपनी जेब में डाल लिया। आप बताएं लोगों को पैसा JKCS कैमरे फारूक साहब को पूछे कहाँ छोड़ा, बच्चों की किटें कहाँ छोड़ी, बच्चों की किटें कहाँ छोड़ी है, पूछे जरा, बच्चों के किटें देने चाहिए तो बच्चों को पूछिए जनाब, छोटे छोटे बच्चों के पैसे हैं, मेरे को तो शर्म आनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के पैसे हैं, छोटे छोटे बच्चों के पैसे हैं जनाब, किट के पैसे हैं, किट के पैसे हैं जनाब, मैं तो किट के मांग रहा हूँ, मैं किट के पैसे मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों के किटें लुटा दीजिए, उनके बल्ले लुटा दीजिए, उनकी हेलमेट लुटा दीजिए, मैं हाथ जोड़ के पता जम्मू कश्मीर दे दीजिए जनाब, दे दीजिए हमारे से राशि का पैसा लेने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला को आपसे सर्टिफिकेट लेना है? नहीं, हम आपने नहीं तो ले दूध के हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की किटें दे दीजिए, हमारे बच्चों की बॉल दे दीजिए, हमारे बच्चों की गेंदें दे दीजिए, हम ये आप लोगों को सब देखा है, हैं। फारूक अब्दुल्ला और हम जोड़ के बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी की बात करते हैं तो उससे आ गई आपने डंडे से गोली की है, दिन दहाड़े डाके मारे हैं बिजली के लोगों के घरों पे। पर सुनिए, जब लोग पहले के बात करो, इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ाए, डंडे के जोर पे किसी को बोलने की इजाजत दी, सरपंचों को अंदर ठोका, बहुत से अंदर ये सब दवा करते हैं, ये लोगों के दुश्मन हैं। आधे से ज्यादा आपके मंत्रियों ने अभी तक पैसे नहीं दिए BDD के, आपके मंत्री ने आप पूरे क्या पैसे बोलेंगे? पुराने बिल हैं उनके, उनके पुराने बिल दे दीजिए, पूरे पुराने बिल दे दीजिए, हमारी पार्टी को पुराने बिल दे दीजिए, पार्टी को पुराने बिल दे दीजिए, आपके मंत्री को पूरे पुराने बिल दे दीजिए। आपने रोक लिया, के मंत्री के बच्चों को मिली। इन्हीं के एक MLC ने इन्हीं के MP पे आरोप लगाया था लूट खसूट का। आपको मतलब पूरे देश के आरोप लगाया है, आपको मतलब पूरे देश के आरोप लगाया, 148 करोड़ में, कुछ नहीं होगा। 148 करोड़ में आरोप लगाया, तभी तो देखिए तीसरी बारी में 99 पे अटक गए जाके तीसरी बारी। हमारी फिर भी जीत, हमारी हार के चर्चे आपकी जीत से कहीं ज्यादा हैं जनाब। एक बात मैंने कहा कैसे बोला, रंधावा को पूछे ना, रंधावा ने जब लिया था आपने कहा मेरी बात सुनिए, देखिए चोरी की बात- राइटिंग में माफी मांगी, चोरी की बात इनसे है। राइटिंग में माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, बिल्कुल संक्षेप में, Unfortunate. क्योंकि एक सभ्य तरीके से हम बढ़ेंगे तो लोग हमें सुनते अच्छा रहेगा। जी देखिए बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते जी। हैं, मगर एक अपना सभ्यता का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और लोग हमें देखते हैं, सत्य तो सत्य ही है, बिल्कुल। उसमें कोई हम झुठला नहीं सकते। अब जीत जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। आज मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, पिछले 70-75 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का किसी ने क्या किया? वो बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बजट की बात है तो महंगाई से टच करती है। अभिजीत जी इसमें इस बात से सहमत होंगे कि आज मुझे बता दीजिए, जैसे नर्मदा जी ने कहा कि प्याज, आलू की, दाल, सब्जी की, गैस, बरसात की गैस, इस वक्त जो लोग सफर कर रहे हैं उसके ऊपर क्या अंकुश लगाती है गवर्नमेंट, और बार बार लोगों का सड़कों पे आना, बिजली, पानी, ये वो चीजें सब जो आम आदमी के वो सफर करती हैं और बजट से रिलेटेड रखती हैं। आम आदमी की कमाई कितनी है और गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाने में क्या किया है? आम नौजवान की हालत जो आज दिखती है, उसको गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम उस नौजवान की, जैसे कह रहे हैं स्टाफिन मिलेगा, कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, कितने मिल रहे हैं, वो बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी, मैं बीजेपी के अपने साथी से जरूर कहूंगा कि सबसे पहले अंकुश लगाने की बात है तो उन बड़े बड़े व्यापारियों पे लगाओ, जिन लोगों का आप लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए, कि जिन लोगों को मन मर्जी से जितना रेट चाहो बढ़ जाता है। आप पीछे फार्मर का रेट देख लीजिए, मंडी का रेट दीजिए, और दुकानदार के और एक रेडी वाले के ऊपर देख लीजिए, जो बिचौलिए हैं उन पर लगाम किसने लगानी है? अपोजिशन में। मिलावटखोरी की इतनी बुरी हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं, आज तक कहीं छापा नहीं पड़ा जब से सरकार बनी है। हम लोग किसको देखेंगे, किसको पूछेंगे? दिल्ली वालों को बार बार, यहां पर को तो पूछने वाला कोई नहीं। मैं अपने साथी से, अभिजीत से जरूर ये बात कहूंगा कि आप मुझे कम से कम इतना जरूर बता दीजिए, और आप कई बार खुद ही जाइए, खुद छापे मारिए, पूछिए इन डिपार्टमेंटों से कि ये क्या करते हैं। लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ है, चाहे यहाँ पर
घी की फैक्ट्रियां लगी हैं, चाहे किसी की चीज है, सब्जी में मिलावट, हर चीज में मिलावट, इसको कोई ना कुछ लगाया, लोगों की सेहत से खेला जा रहा है। सबसे बड़ी जरूरत आज अगर हिंदुस्तान के अंदर है, हर तीसरे आदमी को शुगर है, जो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, और ये कारण है मिलावटखोरी का। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई बात नहीं करता। कौन इन लोगों को बोलेगा? बाहर की बातें करते हैं, मैं सिर्फ, लोग कहते हैं सफाई है, वो चीजें हैं। तो फिर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर जो जो ये जितने जितने डिपार्टमेंट बनाए हैं वो क्या करते हैं? दवाइयों के ऊपर आज मोदी जी की जो कहते हैं जी, जो इतनी इतनी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, तो जो दवाई मिलती है वहां से, उस स्टोर से, आप उसके ऊपर गुणवत्ता देख लीजिए। आज डॉक्टर्स जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं वो मत खाइए, उसमें है कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि मिलावटखोरी की हद हो गई है। प्रधानमंत्री जी वहां से सब कुछ कहते हैं, मगर नीचे क्या हो रहा है उसको कुछ ने चेक करना है। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी की इतनी हावी है, कुछ पूछता नहीं, सुनता नहीं है। लगाम लगाने वाला कौन है? एक लीडर होता है, उसकी आवाज ही नहीं है। डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है यहां पर। हम बजट की बात करते हैं, आज पैदा होने वाला बच्चा भी यहां पर कर्ज में पैदा हो रहा है। उसके बारे में पहले भी सरकारों ने, आज की सरकारों ने कुछ नहीं सोचा कि वो कैसे, जो हमारे पे विदेशी कर्जा है उसको कम कैसे करना है। आप आंकड़े की बात करते हैं, आप पिछले, मैंने जस्ट पीछे आंकड़ा देखा था, 155 के प्लस हो गया है। अब वो ये बताइए कि एक आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसके अगर उसके ऊपर 1.5 लाख का पैदा होते ही उसके ऊपर कर्ज है। हम लोग बातें तो हवा में करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी की बात है, हमें करनी चाहिए, क्या करता है कोई नहीं करे, इस देश के लिए भी सोचना है, इस स्टेट के लिए भी सोचना है। तो हमें डिमांड करनी चाहिए और बात रखनी चाहिए। मगर हम, जैसे अब मेरे साथ ही बैठे हैं, नम्रता जी भी, अभिजीत भी, ठीक है, बहस होनी चाहिए, मगर हमें पब्लिक देख रही है, उसके लिए कुछ देना है, उसको भी कुछ पहुंचना है, उनके लिए घर को, उनके घर में भी कुछ पहुंचाना है। तो मैं अभिजीत से जरूर कहूंगा कि इस महंगाई को कैसे रोका जाए वो बताइए, और कैसे कैसे इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जो हमारे को एक सुई ले रखते हैं ना आदमी, कैसे इंसान के अंदर से ब्लड निकालना है, वो काम चल रहा है। और मिलावटखोरों के ऊपर कैसे करना है, और सबसे बड़ी थी महंगाई, जो महंगाई और बेरोजगारी है, उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो अच्छा है। बाकी सबसे बातें हैं कि जो इस देश को चलाने वाले हैं, बड़े लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती जी, फारूक साहब, बाकी चीजें, हम उंगल तो उनके ऊपर उठा सकते हैं, मगर इस स्टेट को जो हालात इस वक्त है, केंद्र शासित, तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके महाराज जी कि सबसे बड़ी बात बहस जरूर करते हैं, हर चीज पे करते हैं, लोगों के लिए क्या करना है। अभी जी बैठे हैं, हम इनसे ही उम्मीद रखते हैं कि ये सेंटर में कौन सी बातें पहुंचाते हैं और यहाँ पर कोई हल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बजट की है। बजट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जितना है वो सफिशिएंट नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है हमारे यहाँ, वो उसके लिए हल होना चाहिए। समय की हमारे पास सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट के आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आंकड़े धरातल पर जब आएंगे और इसका फायदा अगर भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेगा, सबसे बड़ी बात वही निकल के आएगी। और चुनौतियां भी इसके सामने हैं, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है, नम्रता जी का, बशीर साहब का और राजेंद्र जी का, कि चुनौतियां भी हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 100% चीज़ें सामने नहीं आ सकती हैं, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर पाएंगे। नम्रता जी, अभिजीत जी, बशीर साहब और राजेंद्र जी, आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के समय में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।